Hello everyone, I am Justina Perez and I'll be discussing today's news discussion, that is the 26th June 2024. Now आज का जो दिन है 26 June, it is also an important day because it is the International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. तो अगर हम इसके शॉर्ट में बताएं, it is the World Drug Day. ओके, सो 26 जून को ये मनाया जाता है एंड इस साल का थीम है एविडेंस इज क्लियर, इन्वेस्ट इन प्रिवेंशन. सो यहाँ पे दिस डे इज मेनली सेलिब्रेटेड to bring about awareness against the drug abuse, against the illicit or you can say the effects of drug. And अगर हम इंडिया की बात करें, if we understand which is the state that has most number of FIRs, mainly against FIRs with, अगर हम NDPS जो एक्ट है, NDPS फुल फॉर्म क्या है? नारकोटिक्स, ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस. ये जो एक्ट बना था 1985 में बना था. तो इस एक्ट के अंतर्गत अगर हम देखें कौन से स्टेट में ज्यादा FIRs रजिस्टर होते हैं मेनली विद रिगार्ड टू ड्रग्स, दैट इज पंजाब. दैट इज द स्टेट ऑफ पंजाब. ओके, सो यहाँ पे इवन गवर्नमेंट of India takes various measures with both legal provisions भी है and various other campaigns चलाती हैं to curb this drug abuse. So now let's begin with today's articles. बहुत सारे interesting articles हैं एंड समझेंगे हम दोनों द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स. सो द फर्स्ट आर्टिकल दैट वी गोइंग टू सी, न्यूज़पेपर दोनों में दिया गया है विद रिगार्ड टू द ऑफिस ऑफ स्पीकर, है ना. तो यहाँ पे वी अंडरस्टैंड दैट ऑफिस ऑफ स्पीकर के लिए दो कैंडिडेट सिलेक्ट किए गए हैं. तो फर्स्ट वन इज ओम बिरला. ओके, और ओम बिरला जो है ही हैज बीन द स्पीकर बिफोर, राइट. 17th लोकसभा के स्पीकर रह चुके हैं. एंड सेकेंड कैंडिडेट जो ऑपोजिशन के ओर से है, वी हैव के सुरेश. ओके, के सुरेश हु इज मेनली एन 8th term MP फ्रॉम कांग्रेस. तो ये दो कैंडिडेट्स आर गोइंग टू मेनली कंटेस्ट फॉर द स्पीकर, द पोस्ट ऑफ द स्पीकर. तो ये स्पीकर का जो पोस्ट है ये क्या है, व्हाट इज एग्जैक्टली अबाउट इट, एंड वी आल्सो गोइंग टू सी वेरियस इंपॉर्टेंट फैक्ट्स विद रिगार्ड टू द ऑफिस ऑफ द स्पीकर. तो जो ऑफिस ऑफ द स्पीकर है, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, यहाँ पे यू फाइंड इट in Article 93. Article 93 of the Constitution says of the election of the Speaker and the Deputy Speaker. और इसका जो पोस्ट का जो ओरिजिनेशन है ये होता है 1921 में. पर उस टाइम पे जो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर जो थे उनका नाम था प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ओके, और डेप्यूटी प्रेसिडेंट. सो द प्रेसिडेंट वाज द वर्ड फॉर द स्पीकर. बट इन 1935 एक्ट, दैट्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये नॉमेनक्लेचर चेंज किया गया एंड दे गॉट द नेम एज स्पीकर. सो प्रेसिडेंट का नाम स्पीकर में बदला टू अवॉइड द कंफ्यूजन. 1947 तक इट वाज कांस्टेंट एज प्रेसिडेंट, बट वी से द नेम चेंज, दैट इज विद रिगार्ड टू स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर. तो अगर हम कब ओरिजिनेट हुआ, 1921 में, कौन से एक्ट के थ्रू? द 1919 एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 एक्ट. यू रिमेंबर मॉन्टेग केम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, राइट. इसी एक्ट के थ्रू ये स्पीकर का जो पोस्ट है बना. सो इट इज लाइक द सेरेमोनियल हेड ऑफ द लोकसभा, दैट इज योर स्पीकर. और अगर हम चेयरमैन की बात करते हैं वो आपके राज्यसभा में आते हैं. तो स्पीकर, जब हम लोकसभा की बात करते हैं, ही इज लाइक द हेड एंड ही हैज अ लॉट ऑफ पावर्स. नाउ व्हाट आर द पावर्स दैट द स्पीकर हैज? अगर टाई होता है, ओके, बिटवीन द येस एंड द नो, एक टाई होता है अगेंस्ट फॉर अ बिल, स्पीकर हैज द राइट टू वोट इन अ कास्टिंग वोट है उनका, यानी कि ही कैन वोट इन केस ऑफ अ टाई. फर्दर ये डिसाइड करते हैं कि एक बिल जो है ये मनी बिल होता है या नहीं होता है. सो दैट अगेन इज द पावर विद द स्पीकर. ही डिसाइड्स द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन. जो हमको पता है 10th शेड्यूल है, 10th शेड्यूल
बताता है विद रिगार्ड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर, राइट, विद रिगार्ड टू एंटी डिफेक्शन, अगर एक पार्टी से दूसरे पार्टी शिफ्ट होता है कोई, देन वी नो दैट एंटी डिफेक्शन लॉ है इन प्लेस। तो इसमें लास्ट एंड फाइनल डिसीजन किसका है? मेनली इट इज विद रिगार्ड टू योर स्पीकर, वेरी इंपॉर्टेंट पावर्स द स्पीकर हैज। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब ज्वाइंट सिटिंग होती है राज्यसभा और लोकसभा की, कौन प्रिसाइड होता है इस सेशन में? इट इज द speaker who presides, right? So यहाँ पे again important things to know, and further he appoints the chairman of all the parliament के committees होते हैं, public accounts committee, estimate committee, बहुत अलग अलग committees होते हैं, वहां पे वो chairman जो होते हैं अलग committees के, ये appoint करते हैं। तो हमने देखा है कि speaker का जो role है बहुत ही important है। and अगर हम इसकी criteria की बात करें, किसको speaker appoint किया जाता है? firstly he should be the member of the parliament, he should be the member of the Lok Sabha, एंड यहां पे हम देखते हैं इट इज मोस्टली यूजुअली वी सी दैट जो मेजॉरिटी पार्टी है उसमें से ही स्पीकर चुना जाता है, मेजॉरिटी पार्टी से ही स्पीकर चुना जाता है, बिकॉज वी सी दैट सिंपल मेजॉरिटी का जो वोटिंग सिस्टम यहां पे होता है, इट इज ओनली थ्रू सिंपल मेजॉरिटी, किसको हाईएस्ट वोट मिलते हैं वो बनता है स्पीकर, दैट इज मेनली द सिंपल मेजॉरिटी, एंड ही इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। तो जैसे मैंने कहा ओम बिरला जी जो 17 लोकसभा इलेक्शन में भी स्पीकर थे, वो अभी भी स्पीकर बन सकते हैं एज लॉन्ग एज ही इज अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, एंड देयरफॉर वी कैन से ही इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। सो दिस वाज ऑल विद रिगार्ड टू द पोस्ट ऑफ स्पीकर। नाउ इफ आई हैव टू आस्क यू हु इज द फर्स्ट स्पीकर of the Lok Sabha, that is in 1952 we see G.V. Mavalankar. G.V. Mavalankar is the first, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ G.V. Mavalankar, he is the first speaker of independent India। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। वैसे दूसरे जो स्पीकर्स रहे हैं इसका भी जिक्र किया है, बट हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड स्टिक टू फर्स्टली यहाँ पे अभी पोस्ट ऑफ स्पीकर के लिए 2 कैंडिडेट्स हैं, वी गेट टू सी who will then take the position. Next हमारा पॉलिटी से रिलेटेड दूसरा आर्टिकल है, एंड दिस इज विद रिगार्ड टू द लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ठीक है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, तो कौन चुने हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन? दैट इज गोइंग टू बी Rahul Gandhi, right? Rahul Gandhi will be the leader of opposition in Lok Sabha. So let's now understand about the leader of opposition. So leader of opposition is the second largest party in the Lok Sabha, right? Second largest party जो बनती है उसके जो लीडर होते हैं वही होता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन। So यहाँ पे ये जो पोस्ट का जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया है, इट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फिर ये कैसे बना ये पोस्ट? इट इज मेनली गॉट अ स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन, यानी कि किसी लॉ से इनको पावर्स मिलते हैं, एंड दैट इज विच लॉ? दैट इज द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक्ट 1977। ठीक है, ये एक्ट के थ्रू इसके पावर्स, इसके जो टर्म्स कंडीशंस है, सैलरीज, अलाउंस, एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन दिस पर्टिकुलर एक्ट। फर्दर यहां पे अगर हम देखें किसको बनाया जाता है, इट इज मेनली द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इज मेनली टेकन फ्रॉम वन जिसके पास मेजॉरिटी है मोर देन 1/10 ऑफ द सीट। 1/10 इज ऑल्सो द कोरा और कोरम, है ना। इन शॉर्ट कहें, अगर 10% है आपके पास ऑफ द टोटल 543 द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द लोकसभा 543, तो अगर आपके पास 10% भी है, 54 आए हैं, देन यू कैन बी इलेक्टेड और यू कैन बी सिलेक्टेड एज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ठीक है, सो यहाँ पे 18th लोकसभा में वी सी दैट राहुल गांधी विल बी द लीडर ऑफ ऑपोजिशन एज वाज डिस्कस्ड अमंग द कांग्रेस वर्किंग कमिटी। इसके पहले कौन थे लीडर ऑफ ऑपोजिशन? हु वाज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन बिफोर दिस? नाउ रिमेंबर 2014 और 2019 में द पार्टी डिड नॉट हैव द मिनिमम रिक्वायर्ड 10%। ये जो 10% की रिक्वायरमेंट थी ना, उनके पास नहीं थी। अगर हम 17 लोकसभा की इलेक्शंस की बात करें, कांग्रेस हैड 52 सीट्स, so not even 10%. and what is the criteria? you should have at least 1/10 होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 52 थे, बट इट वॉज सिलेक्टेड जो भी सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस ही थी, एंड देयरफॉर वी हैव अधीर रंजन चौधरी, राइट? अधीर रंजन, तो आपने देखा होगा
इनका नाम मेंशन किया है एज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन फॉर मेनी ऑफ द सिलेक्शन कमिटीज. Okay, so with regard to the 17th Lok Sabha, but now Congress has the majority, right? It is said that 99 MPs अभी है पार्टी के पास. Therefore, of course, we see that the leader of opposition can be selected from the Congress itself. Apart from that, ये जो leader of opposition है, he is also the member of many such parliamentary committees. जैसे कि पब्लिक अकाउंट्स कमिटी जो है, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी क्या करती है? पब्लिक अकाउंट्स कमिटी इज मेनली इंपॉर्टेंट विद रिगार्ड टू ऑडिटिंग द रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, तो विद रिगार्ड टू दैट ही इज द चेयरमैन ऑफ इट. द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इज द चेयरमैन ऑफ इट. अपार्ट फ्रॉम दैट, पब्लिक अंडरटेकिंग्स एस्टिमेट, यहां पे वो मेंबर्स बनते हैं, इस पार्लियामेंट्री कमिटीज के मेंबर्स बनते हैं. He also is a member of the selection committees. हमने देखा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अभी जो एक्ट आया था 2023 में, he is said to be also a member of the selection committee apart from the prime minister and the cabinet minister which is a home minister in CEC. So यहाँ पे हम देखते हैं दूसरे सिलेक्शन कमिटीज, जैसे अगर हम चीफ विजिलेंस कमिटी की बात करें या अगर CBI के चीफ की बात करें, है ना, तो ये जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है ये भी होते हैं इस सिलेक्शन कमिटी, सिलेक्शन पैनल में. तो ये हमने देखा विद रिगार्ड टू द लीडर ऑफ ऑपोजिशन. एंड इफ वी टॉक अबाउट लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द राज्यसभा, हु इज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द राज्यसभा? दैट इज मल्लिकार्जुन खड़गे. मल्लिकार्जुन खड़गे, मैं यहां पे लिख देती हूं, मल्लिकार्जुन खड़गे इज द लीडर with regard to Rajya Sabha, leader of opposition with regard to the Rajya Sabha. So we've seen another polity news. Let's come to another news जो दिया गया है both newspapers में, and that is with regard to this particular WikiLeaks. ठीक है, WikiLeaks. तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, this person is Julian Assange. So we're going to understand with regard to बहुत सारे editorials, ये सब combine करके हम समझेंगे what exactly is the case about. So यहाँ पे we understand something as WikiLeaks. Okay, WikiLeaks 2006 में बनी थी और ये क्या है? This is mainly a website. It's a website जहां पे जो गवर्नमेंट डेटा है या अगर कॉर्पोरेट डेटा है ये पब्लिश करते हैं. ये जो वेबसाइट है पब्लिश करता है मेनली ताकि ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करने के लिए, mainly so that transparency increases. It publishes this data in the open. तो WikiLeaks के फाउंडर कौन है? जूलियन असांजे, राइट? तो ये जो जूलियन असांजे है, रिमेंबर दैट इन 2010, ओके, इन 2010 यहाँ पे इन्होंने पब्लिश किया था, WikiLeaks ने पब्लिश किया था ऐसे कॉन्फिडेंशियल डेटा ऑल्सो विद रिगार्ड टू यूएस मिलिट्री ऑपरेशंस. यूएस के जो मिलिट्री ऑपरेशंस हुए थे इराक में, तो इसके बारे में डेटा निकल के आया था इस WikiLeaks में. एंड बिकॉज इट वाज कॉन्फिडेंशियल, है ना, और यूएस गवर्नमेंट कहती है कि इन्होंने इलीगल तरीके से ये डेटा को लीक किया है या डेटा को सोर्स किया है, इसीलिए उन पे एस्पियोनाज चार्जेस लगते हैं. एस्पियोनाज का मतलब क्या है? एस्पियोनाज का मतलब है स्पाइंग, स्पाइंग के चार्जेस. ठीक है, तो व्हाट वाज द सिनेरियो आफ्टर दैट? जूलियन असांजे ये चले गए, ही फ्लेड टू यूके. ठीक है, वो स्वीडन चले गए, स्वीडन से यूके चले गए. बट कटिंग द स्टोरी शॉर्ट, यहाँ पे यूके में ही वॉज इन प्रिजन, ओके, फॉर हाउ मेनी ईयर्स? फॉर ओवर 14 ईयर्स. 14 साल तक हम देखते हैं ही हैज बीन अवे फ्रॉम द यूएस. एंड अभी रिसेंट अगर हम न्यूज की बात करें, यूएस ने एक डील या एक पैक्ट साइन किया है जूलियन असांजे से. ही इज कमिंग टू अ डील विद द यूएस गवर्नमेंट ताकि ये ट्राई हो सकते हैं इन द यूएस सॉइल एंड ही विल बी फ्रीड देयर आफ्टर. ओके, तो एक पैक्ट एक कुछ साइन किया है. सो नाउ व्हाट इज द सिनेरियो? जूलियन असांजे विल बी गोइंग टू यूएस. After necessary documentation and everything, he will be freed and he will be a free citizen. Now remember, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, he is from Australia. Okay, so यहाँ पे because exactly कैसे questions आ सकते हैं with regard to WikiLeaks के founder कौन है? Julian Assange. So with regard to that, we can expect one-liners that can come across. So we have discussed about this article which was quite in the news
in both the papers, the Hindu and the Indian Express. Let's proceed to the next article, जो है जल शक्ति मिनिस्ट्री के बारे में. ठीक है, जल शक्ति मिनिस्ट्री समझते हैं इसके बारे में, एज वेल एज इनका जो मिशन है द जल जीवन मिशन. ठीक है, सो व्हाट इज द केस अबाउट? द केस इज अबाउट दैट यहां पे वी हैव द जल जीवन मिशन. ये कब लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च हुआ था 2019 में. एंड जल जीवन मिशन, व्हाट डज इट एम टू डू? इट एम्स टू गिव टैप वाटर कनेक्शंस. ठीक है, fully functional tap water connections to the rural households by 2024. ठीक है, by 2024. एंड कितना पानी लिखा गया है? 55 लीटर्स ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे. ठीक है, ये मेंशन भी किया गया है आर्टिकल में कि कितना वो पानी भी बता देंगे. 55 कोटा है, 55 लीटर्स पर पर्सन पर डे ऑफ वाटर शुड बी प्रोवाइडेड बाय दीज टैप कनेक्शंस. बट नाउ व्हाट इज द केस, व्हाट इज द सिनेरियो, कॉन्टेक्स्ट क्या है समझते हैं. यहां पे टैप कनेक्शंस तो लगे हैं, ओके, तो नल तो लगा है, पर नल के अंदर पानी, व्हाट अबाउट द वाटर? That's the question mark. So यहाँ पे the water deficit है, पानी कम मिल रहा है, and that is what is the problem. So the जल शक्ति मिनिस्ट्री ये कहता है कि हम एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे अंडर द जल जीवन मिशन टू फिक्स दिस वाटर डेफिसिट. ये जो पानी की कमी है ये हम अभी पूरी करेंगे. ठीक है, तो ये जल जीवन मिशन था किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ओके, वाटर, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर. एंड यहाँ पे अगर हम देखें इनका जो टारगेट है that is mainly with regard to 55 liters of water, and by 2024 ये टारगेट है, that is by the end of the year it should be receiving. कुछ ऐसा डेटा भी निकल के आता है with regard to, अगर हम recent डेटा की बात करें, 77% of its target households have got have come under this particular scheme, right? Have come under this particular scheme. And अगर हम देखें which is the first state in India to have 100% tap water connections, which is the state in India that has 100% tap water connections? That state is Goa. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है with regard to Goa. So यहाँ पे we have seen about the Jal Shakti Ministry and the Jal Jeevan Mission. Let's proceed to the next article, and that is with regard to Defense Ministry. Now Defense Ministry का एक initiative है, flagship initiative है, which is called as the IDEX. ओके, अभी आईडेक्स क्या है इसका फुल फॉर्म देखते हैं. आईडेक्स का फुल फॉर्म है इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस. इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस. सो व्हाट डज दिस डू? दिस कोलैबोरेट्स with the industries, with startups, MSMEs. तो गवर्नमेंट इनके साथ कोलैबोरेट करके डिफेंस इनोवेशन को बढ़ावा देती है. सो इट फॉस्टर्स और क्रिएट्स अ कल्चरल और यू कैन से इनोवेटिव इकोसिस्टम विद रिगार्ड टू डिफेंस सेक्टर, विद रिगार्ड टू डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर. ठीक है, सो नाउ दिस स्कीम वाज लॉन्च इन 2018. we've seen that ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है. एंड कौन इसको इंप्लीमेंट करता है या कौन इसको फंड मैनेज करता है? दैट इज द डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन, DIO. Defense Innovation Organization. It's a non-profit organization which is made from the Companies Act of 2013. और ये करता है क्या? It executes, or you know, it provides it works under the IDEX flagship initiative. एंड ये कोलैबोरेट करता है अलग अलग कंपनीज के साथ, स्टार्टअप के साथ, है ना. तो गवर्नमेंट से दिस बॉडी इज इन्वॉल्व विद दिस रिगार्ड टू कोलैबोरेशन. ओके, सो नाउ इट हैज आल्सो रिसीव्ड अवार्ड, PM अवार्ड फॉर इनोवेशन इन डिफेंस सेक्टर. इनको ये अवार्ड भी मिला है, आईडेक्स को ये अवार्ड भी मिला है. तो अभी जान लेते हैं कि कॉन्टेक्स्ट क्या है. कॉन्टेक्स्ट है कि नाउ द डिफेंस मिनिस्ट्री हैज साइंड द 350th अग्रीमेंट आया है, कोलैबोरेशन हुआ है. किसके साथ किया है? स्पेस पिक्सल टेक्नोलॉजीज. किसके साथ हुआ है? स्पेस पिक्सल टेक्नोलॉजीज. फॉर व्हाट? फॉर मिनिएचराइज्ड सैटेलाइट. ओके, मिनिएचराइज्ड स्मॉल सैटेलाइट्स के लिए, जहां पे रेडार, उनका सिंथेटिक अपर्चर रेडार, ये सब होंगे, इंफ्रारेड रेडार्स होंगे. सो इसीलिए वी हैव साइंड विद दिस पर्टिकुलर कंपनी. तो किसने साइन किया है? जैसे मैंने कहा DIO ने साइन किया है, डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन. इनके जो CEO
जो है अनुराग बाजपेयी, इन्होंने साइन किया है अवैस अहमद नदीम, ही इज द CEO ऑफ स्पेस पिक्सल टेक्नोलॉजी, सो दे हैव कोलैबोरेटेड। ऑलराइट, तो ये हमने देखा है विद रिगार्ड टू द डिफेंस इनिशिएटिव एंड हाउ इट इज प्रोमोटिंग डिफेंस इकोसिस्टम, इनोवेशन इकोसिस्टम इन द कंट्री। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। दिस आर्टिकल इज विद रिगार्ड टू द रतले पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, रतले पावर प्रोजेक्ट कहां पे है? ये है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि पाकिस्तान के कुछ डेलीगेशंस आए हैं जम्मू कश्मीर में अलोंग विद वर्ल्ड बैंक के मेंबर्स, एंड दे आर मेनली गोइंग टू बी इंस्पेक्टिंग दिस रतले पावर प्रोजेक्ट। नाउ व्हाई इज पाकिस्तान कमिंग टू इंडिया एंड डूइंग सो? फॉर दैट यू नीड टू नो द इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक है, तो इंडस वाटर ट्रीटी ये दो कंट्रीज के बीच में साइन हुआ था 1960 में, ओके, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। एंड वी ऑल्सो हैड द सम रिप्रेजेंट, एक न्यूट्रल बॉडी, थर्ड पार्टी जो है वर्ल्ड बैंक के डेलीगेट से आए थे। सो ये कब साइन हुआ था? 1960 में। एंड वी सी फॉर व्हाट इट वाज, फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं इंडस का जो रिवर है इट इज फ्लोइंग फ्रॉम इंडिया एंड गोइंग ऑल्सो टुवर्ड्स द पाकिस्तान साइड, है ना। तो इसका यूजेज के लिए, प्रॉपर यूजेज के लिए, ताकि कॉन्फ्लिक्ट फ्री इसका यूजेज हो, इसीलिए ये ट्रीटी साइन की थी, इंडस वाटर ट्रीटी। इसमें क्या बताया गया? इसमें बताया है कि 3 रिवर्स जो वेस्टर्न रिवर्स है, दैट इज चेनाब, झेलम एंड इंडस, ओके, सो शॉर्ट में लिखेंगे CJI। ये जो 3 रिवर्स है ये पाकिस्तान के पास होंगे, दे विल हैव राइट्स, बट इंडिया विल हैव लिमिटेड राइट्स। इंडिया, बिकॉज ये इंडिया के थ्रू भी फ्लो करती है, इंडिया विल हैव लिमिटेड राइट्स। 20% इसका इंडिया यूज कर सकती है फॉर व्हाट? फॉर इरिगेशन पर्पस, फॉर रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। सो यहां पे भी आप देखते हो इट इज गिवन एज रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। व्हाट इज रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स? जो नेचुरल फ्लो है ऑफ द रिवर, वहां पे अगर हम टर्बाइंस यूज करते हैं फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, फ्लो के थ्रू, नेचुरल फ्लो, यानी हम स्टोर नहीं कर रहे उसको, फ्लो की वजह से जो टर्बाइंस मूव होते हैं जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, दैट इज योर रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स। तो ये सब के लिए हम 20% यूज कर सकते हैं। और इंडिया के पास कौन से रिवर्स होंगे, किसके पास एक्सक्लूसिव राइट्स होगा? ये 3 रिवर्स के, सतलुज, ब्यास एंड रावी, ओके, सो शॉर्ट फॉर्म में RBS, ओके, RBS। So these 3 rivers is how this is divided. Now पाकिस्तान कहता है कि इंडिया वायलेट करता है इंडस वाटर ट्रीटी को, एंड देयरफॉर नाउ इट इज कमिंग। नाउ रतले प्रोजेक्ट जो है ये हमने देखा जम्मू कश्मीर में है, लेकिन कौन से रिवर के पार्ट है? यहां पे आप देखते हो चेनाब को, राइट। सो दिस इज ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर, यू कैन से ऑन द रिवर चेनाब, ठीक है, ऑन द रिवर चेनाब में यू हैव द रतले पावर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे 850 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, 850 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, एंड वी आर सीइंग दैट नाउ द डेलीगेट्स आर मेनली इंस्पेक्टिंग इट। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अनदर सच हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन द रिवर चेनाब जिसका नाम है पकल दुल, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने प्रपोज किया है, दैट इज पकल दुल, दिस इज अनदर रिवर, अनदर प्रोजेक्ट। सो दिस वाज विद रिगार्ड टू द मेजर डेवलपमेंट्स जो हम कहते हैं इन द इंडस वाटर ट्रीटी एंड इंडियाज प्रोजेक्ट्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। जो नेक्स्ट आर्टिकल है विद रिगार्ड टू एनटीए, बहुत बार कर चुके हैं। आई वुड लाइक टू एड अ करेक्शन। इन माय प्रीवियस वीडियो मैंने कहा था कि जो यूजीसी नेट है ना, मैंने वीडियो में कहा था कि दिस इज नॉट डन बाय द एनटीए, बट आई स्टैंड करेक्टेड, ये एनटीए का ही है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसको ऑर्गेनाइज करती है ना। बट मैंने ये कहा था कि यूजीसी नेट जो लॉ है पब्लिक एग्जामिनेशन, ये जो एक्ट बना था ना नया वाला 2024 का एंटी चीटिंग लॉ, है ना, इसके अंदर नहीं आता है, ये मैंने कहा था, वो तो सही है। देन हाउ इज इट पॉसिबल, ये एनटीए बनाता है लेकिन ये लॉ के अंदर नहीं आता है, तो ये थोड़ा मिसमैच हुआ। नाउ अंडरस्टैंड, ये जो यूजीसी नेट का जो एग्जाम हुआ था एंड वो पोस्टपोन हुआ था, मेनली जून 18 को ये एग्जाम होना था, राइट। और ये जो पब्लिक एग्जाम 2020 पब्लिक एग्जामिनेशन अनफेयर मींस
ये जो एक्ट है ये बना था 2024 में, लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन, ये इफेक्टिव जो डेट में बना था वो है 21 जून। ठीक है, तो कौन सी डेट में बना था? 21 जून में ये फोर्स में आया। एग्जाम था 18 जून को, इसीलिए ये पर्टिकुलर एग्जामिनेशन इसके अंदर अभी नहीं आएगी। ठीक है, इट इज नॉट गोइंग टू कम। व्हाई वाज दिस एग्जाम स्टॉप? द एग्जाम वाज स्टॉप बिकॉज ऑफ इट वाज कॉम्प्रोमाइज्ड, राइट? यहाँ पे कुछ लीकेजेस थे, इसीलिए उन्होंने बंद कर लिया। सो दैट इज द होल कॉन्टेक्स्ट। एंड नाउ वी हैव न्यू डेवलपमेंट जो है एनटीए, एक रिफॉर्म पैनल, एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में कुछ रिफॉर्म्स आने के लिए एक कमिटी बिठाई गई है। कमिटी कौन चेयर करता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो याद रखना इट इज के राधाकृष्णा। आई एम गोइंग टू राइट इट हियर, के राधाकृष्णा। ठीक है, के राधाकृष्णा, ही इज द हेड ऑफ द पैनल एंड ही इज आल्सो अ फॉर्मर इसरो चेयरमैन। तो ये कमिटी किसके लिए है? ताकि यू आर गोइंग टू गेट मेनली recommendations from parents and students regarding the concerns, अगर उनको कुछ suggestions देने हैं with regard to the recent instances जैसे पेपर लीक्स हुए हैं, and जो NTA का जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का जो इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हुआ है, इसके कारण अगर आप सजेशंस और सब देना चाहते हो दैट कैन बी डन। सो ये कमिटी उसके लिए बनी गई है। सो नाउ विद रिगार्ड टू अगेन पब्लिक एग्जामिनेशंस, वहां पे एक स्टेट ने कुछ एक्ट बनाया है। कौन सा है ये स्टेट? द स्टेट इज उत्तर प्रदेश। इन्होंने एक ऑर्डिनेंस के थ्रू, यानी कि ये असेंबली में पास नहीं हुआ है, दिस इज मेनली बाय एन एग्जीक्यूटिव वर्डिक्ट या एग्जीक्यूटिव पावर से ये एक लॉ बना है, मेनली फॉर व्हाट? अगेंस्ट पेपर लीक्स। सो सिमिलर जो हमने सेंटर में देखा था पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट ऑफ 2024, वैसे यूपी ने एक एक्ट बनाया है स्टेट एग्जाम्स के लिए। सो कौन से एग्जाम्स आएंगे? जैसे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, यूपी सबऑर्डिनेट सर्विसेज, यूपी बोर्ड, स्टेट यूनिवर्सिटीज, ये सब आएंगे इस पर्टिकुलर एक्ट में। तो फाइन क्या होगा? इट इज सेड दैट फाइन कैन बी ओवर अबाउट 1 करोड़। ओके, फाइन कैन बी अराउंड 1 करोड़। सो यहाँ पे वन लाइनर अगेन अगर क्वेश्चन आता है विद रिगार्ड टू पब्लिक एग्जामिनेशन, बिकॉज इट्स अ हॉट टॉपिक, सो रिसेंटली अगर आता है कि कौन से स्टेट ने दिया, आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश। ओके, सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल, and this is with regard to the chief of defense staff. Okay, so chief of defense staff यहाँ पे कहते हैं cost of future wars is enormous, resources should be optimized. Okay, so he's given a talk, and where is this where did he address this speech? This is mainly in a course का नाम है WASP. Okay, or WASP. WASP का फुल फॉर्म क्या है? WASP इज वॉरफेयर एंड एरोस्पेस स्ट्रैटेजी प्रोग्राम। ये थर्ड काइंड ऑफ कॉन्फ्रेंस था, थर्ड काइंड ऑफ कोर्स था, जहां पे वी फाइंड दैट इट इज द प्रोफेशनल मिलिट्री एजुकेशन इनिशिएटिव है। किसका? द इंडियन एयरफोर्स का। ओके, द इंडियन एयरफोर्स का। यहाँ पे वी सी दैट दे आर कमिंग टुगेदर एंड दे आर हैविंग अ प्रॉपर मिलिट्री एजुकेशन गिवन टू हुम? टू मिडिल लेवल ऑफिसर्स ऑफ ऑल द 3 आर्म्ड फोर्सेस, जो है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के ऑफिसर्स को साथ में लेके उनका एनहांस करेंगे कैपेबिलिटीज। दे आर गोइंग टू एनहांस देयर स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, इसमें सब वो ट्रेनिंग देंगे ताकि जो नए एडवांसमेंट्स हुए हैं, नए टेक्नोलॉजीज आई है, नए सिक्योरिटी चैलेंजेस आए हैं, तो उनको कॉम्बैट करने के लिए जो स्किल चाहिए है ना, उनके लिए ट्रेनिंग दिया जाता है। और ये कितने वीक का कोर्स है? 15 वीक्स का कोर्स है। This started back in 2022. हर साल हम देखते हैं 22, 23, अभी 24 का है, तो this was the third such conference, and we see that in the matter जो वो पढ़ रहे हैं, that also talks about certain insights on statecraft from अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उनको भी सिखाया जाता है इन कोर्स के दौरान। ना आप मुझे बताएंगे अर्थशास्त्र जो है, ये जो एक एंशिएंट टेक्स्ट है, ये किसने लिखा है, ये कौन है इसका ऑथर, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, सो दिस इज विद रिगार्ड टू दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। नाउ वी विल आल्सो सी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ क्या है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये जो पोस्ट है, ये कब बनी थी? ये बनी थी 2019 में, राइट? और इनके पहले
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन रहे हैं? दैट इज लेट जनरल बिपिन रावत, राइट? दैट इज लेट जनरल बिपिन रावत. वी नो ही डाइड ऑफ अ हेलीकॉप्टर क्रैश. And now the second one that we have is General Anil Chauhan, जो है अभी current chief of डिफेंस स्टाफ. तो ये क्या है? दे आर क्रिएटिंग अ सिनर्जी बिटवीन द थ्री आर्म्ड फोर्सेस. ठीक है, ये वन या सिंगल पॉइंट एडवाइजरी होता है टू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, टू द गवर्नमेंट विद रिगार्ड टू ऑल द थ्री सेक्टर्स. ओके, सो ही इज द फर्स्ट अमंग द इक्वल्स of the, so ये किसी को डायरेक्शन नहीं देता है. he is called the first among the equals, right? And with regard to this body, he is also the head of the Department of Military Affairs. ये हेड करते हैं कौन से डिपार्टमेंट को? डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स. So this is with regard to Chief of Defense Staff and this particular new course, new program that was started, that is Warfare Aerospace Strategy Program. Let's proceed to the next article. अभी हम जाते हैं with regard to another scheme, okay? और एक स्कीम है, तो क्विकली समझते हैं ये स्कीम क्या है. This is प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन. ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना है. इनके दो कंपोनेंट है, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, है ना. तो इस पर्टिकुलर स्कीम के बारे, इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के बारे में ये आर्टिकल दिया गया है. अर्बन के बारे में, अर्बन का जो ये है, ये कौन इंप्लीमेंट करता है, किसके अंडर आती है? दिस इज द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, व्हेयरएज ग्रामीण, राइट, इट इज मेनली इन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. ठीक है, तो मिनिस्ट्री समझा, कौन सी मिनिस्ट्री किस में आती है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस अबाउट. दिस इज थिंग कि आपको हम रिवैम्प करेंगे ऑन अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम. हम रिवैम्प करेंगे, हम उसको ज्यादा पावर्स देंगे. लेट्स अंडरस्टैंड हाउ आर वी गोइंग टू मेक इट बेटर. पहले स्कीम के बारे में समझते हैं. तो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन जो है, ये क्या करता है? इट प्रोवाइड्स हाउसिंग फॉर ऑल. हाउसिंग फॉर ऑल. अर्बन talks about urban areas, ग्रामीण talks about rural areas, right? तो यहाँ पे जो बेनिफिशियरीज है, किसको ये हाउसिंग देंगे? जो इकोनॉमिकली वीक है, जो मिडिल क्लास, मिडिल इनकम की ग्रुप्स है, लो इनकम के ग्रुप्स है, उनको ये घर देंगे. अभी घर कैसे देंगे? mainly through certain subsidies. What are these subsidies? First one, credit link subsidy scheme, यानी कि जो आपके लोन्स होंगे, ओके, घर लेने के आप लोन्स लेते हो, लोन में जो इंटरेस्ट रेट है ये कम होता है, राइट? इंटरेस्ट सब्सिडी होता है. तो वहां पे गवर्नमेंट हेल्प कर रही है. अपार्ट फ्रॉम दैट, स्लम का रीडेवलपमेंट में, जो स्लम रीजन्स है उसमें घर बनाने के लिए, स्लम एरियाज होते हैं अर्बन रीजन्स में, तो वहां पे घर बनाने के लिए ताकि स्लम ड्वेलर्स को वहां पे घर मिले, दैट इज अगेन द गवर्नमेंट इज कंस्ट्रक्टिंग हाउसेस. अपार्ट फ्रॉम दैट, अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, यानी कि PPP method, that is public and private partnerships. So यहाँ पे they are also taking help from private institutes or private sector, mainly to provide affordable housing, okay, through the PPP method, mainly public private partnership के through घर देना. So increasing private participation in this is what you can remember. And the last one, beneficiary led construction. अगर आप खुद घर बनाना चाहते हो, तो खुद घर कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, तो आपको कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेंगे. तो इधर आपको लोन में सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी, या आपको स्लम डेवलपर्स को घर बनाएंगे गवर्नमेंट. अदरवाइज यू विल हैव इंक्रीजिंग ऑफ द प्राइवेट पार्टिसिपेशन. एंड द फोर्थ वन इज helping, government is helping you to create your own house, ठीक है, to construct your own house. So that is the four important things in subsidy scheme. Now ये प्रधानमंत्री आवास योजना कब बना था? ये बना था 2015 में, ओके, 2015 में बना था. एंड इनका जो टारगेट ईयर था, इट वाज हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022, ठीक है, इट वाज 2022. बट हमने क्या किया? हमने इसको इंक्रीज किया है टू 2024, ठीक है. तो हम देखते हैं कि बहुत सारे स्कीम्स ऐसे हैं जहां पे डेडलाइंस इंक्रीज हुए हैं, तो आपको ऐसे ही नोट डाउन करना है. यहां पे एक्सटेंशन किया गया है 2024 तक. So this is with regard to the housing for all, and let's proceed to the next article. Now this is another app that we have with regard to the Union Home मिनिस्ट्री, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का कौन सा एक ऐप है?
यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग दिया है द हिंदू ने, तो इसको आप लिखे ई साक्ष्य। ओके, ई साक्ष्य, साक्ष्य का मतलब है, साक्ष्य का मतलब है एविडेंस, है ना, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज ई एविडेंस, साक्ष्य। तो यहां पे ये ऐप जो बनेगा इसका टेस्टिंग हो रहा है, पर ये क्या है एग्जैक्टली ये समझते हैं। दिस इज विद रिगार्ड टू एक ऐप फॉर द पुलिस ऑफिसर्स टू कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ द सीन्स, क्राइम सीन्स, सर्च एंड सीजर, ये जो भी इंफॉर्मेशन है ये ऐप के थ्रू क्लाउड में ये दे सकते हैं। जो सेंट्रल डेटा है, डिपॉजिटरी है, वहां पे वो ऐड कर सकते हैं जो क्राइम केसेस है, जो रिकॉर्ड्स हैं, ये सब वो क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म में इसको अपलोड कर सकते हैं। सो वी आर गोइंग टुवर्ड्स मोर डिजिटलाइजेशन। इन शॉर्ट, हम हमारे क्रिमिनल एस्पेक्ट, अगर हम हमारे जो पुलिसिंग एस्पेक्ट में भी हम डिजिटाइजेशन यहां पे भी देख रहे हैं। नाउ दिस इज मेनली अंडर द वेरियस इनिशिएटिव्स वी सी विद रिगार्ड टू लॉ एंड ऑर्डर। जैसे पता है सबको भारतीय न्याय संहिता, राइट, भारतीय न्याय संहिता ये रिप्लेस करेगी क्या, इंडियन पीनल कोड को ऑफ 1860। देन वी हैव भारतीय साक्ष्य that is BS, which is mainly replacing Indian Evidence Act of 1872, and finally भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है BNSS, जो रिप्लेस करेंगे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ 1898, है ना। ये सब रिप्लेस करेंगे, कब रिप्लेस करेंगे, व्हाट इज द डेट, जुलाई 1 को। सो दैट अगेन वी आर गोइंग टू सी विद रिगार्ड टू व्हाट इट इज, जुलाई 1 को ये जब रिप्लेस करेंगे, वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट रिफॉर्म्स विद रिगार्ड टू आवर लॉ एंड order, okay, with regard to our policing duties, investigation and the proper procedure that it has. So ये था with regard to Union Home Minister and जो टेस्टिंग कर रही है ऐप की ई साक्ष्य। Let's proceed to the next article and this is with regard to water stress। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं, okay, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। Now what are these credit rating agency? ये किसको रेट करती है या क्या रेट करती है? Now these are rating your countries, ये कंट्रीज को रेट करते हैं। कुछ ग्लोबल बॉडीज होते हैं जो कंट्रीज को रेट करती हैं। क्यों रेट करती हैं? दे आर मेनली रेटिंग अ कंट्री बेस्ड ऑन देयर क्रेडिट वर्थिनेस। ठीक है, ये अगर रेटिंग देती है किसी कंट्री को, फॉर एग्जाम्पल हम देते हैं कि ABCD, लेट्स कीप इट वेरी सिंपल, ABCD। If a country gets A rank, that means यहाँ पे इनका जो इन्वेस्टमेंट सिस्टम है, इनके जो लॉज है, इनके जो भी सिचुएशंस है विद रिगार्ड टू दैट कंट्री, दे आर वेरी सिक्योर। ओके, सो इफ अ कंट्री हैज C रैंकिंग, दैट मीन्स ये कंट्री बहुत अनसेफ है। ठीक है, आपके जो इन्वेस्टमेंट्स के लिए अनसेफ होती है। सो दिस रैंकिंग हेल्प्स इन्वेस्टर्स टू अंडरस्टैंड द स्टेट ऑफ मैटर्स इन अ पर्टिकुलर स्टेट बिफोर दे आर इन्वेस्टिंग। तो इन्वेस्टर्स ये रेटिंग देखते हैं और फिर उनको पता चलता है कि मैं इस कंट्री में इन्वेस्ट करूं या नहीं। ठीक है, तो इंडिया का क्या रेटिंग है? इंडिया का अगर हम देखें, ये जो रेटिंग एजेंसी है, दिस इज वन सच रेटिंग एजेंसी इन द वर्ल्ड, मूडीज। मूडीज ने इंडिया को क्या रेट दिया है? Baa3। ठीक है, रेटिंग क्या है हमारा? Baa3। नाउ वी आर गोइंग टू सी द अदर रेटिंग्स, बट नाउ यू रिमेंबर दिस इज व्हाट मूडी हैज गिवन। नाउ ये कहता है कि ये जो रेटिंग है, इज दिस गुड? द आंसर इज नॉट रियली। हम बेस लाइन पे हैं ऑफ द स्टेबल काइंड ऑफ रेटिंग एंड इट इज द लोएस्ट इन्वेस्टमेंट रेट। इससे बिलो अगर हम गए तो our country is regarded as unsafe for investment। इसके बिलो गए तो हम एकदम थ्रेशोल्ड पे हैं। ओके, हम लिमिट में है अभी। सो यहाँ पे व्हाट इज मूडी सेइंग? मूडी अभी कह रहा है कि इंडिया में वाटर मैनेजमेंट रिस्क है, पानी की कमी है। ये तो हमने जल शक्ति मिनिस्ट्री में जो अभी आर्टिकल देखा वहां पे भी देखा है। सो यहाँ पे इट इज सेइंग दैट वाटर मैनेजमेंट क्राइसिस इज अ बिग प्रॉब्लम इन इंडिया। एंड हम देखते हैं हमारा जो एग्रीकल्चर है, ज्यादा अबाउट 40% ऑफ द कंट्रीज वर्कफोर्स इज स्टिल रिलायंट ऑन एग्रीकल्चर। तो अगर एग्रीकल्चर के लिए वाटर इज इंपॉर्टेंट, रेनफॉल इज इंपॉर्टेंट, और अगर वहीं पे हमारा शॉर्टेज हो रहा है, शॉर्टफॉल है, देन हाउ विल द कंट्री सर्वाइव? तो यहाँ पे आपका जो इन्वेस्टमेंट है रिस्की हो सकता है। एंड नाउ द प्रॉब्लम दैट वी हैव इट दैट दिस रेटिंग कैन गो डाउन। ये जो रेटिंग दिया गया है इससे कम हो सकता है। तो ये हम देखते हैं अ लिटिल प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन फॉर इंडिया विद रिगार्ड टू दिस। तो अगर हम दूसरे रेटिंग्स की बात करते हैं वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हो
तीन ऐसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, मूडीज है, S&P एंड फिच। अभी किसकी बात की हमने? मूडीज की बात की। मूडी ने हम लोग क्या रेटिंग दिया है? Baa3। और अगर हम दूसरे रेटिंग एजेंसी की बात करें, यहां पे हमारा BBB minus, right? This is what the other two organizations or rating agencies have also given India. इसके बिलो जाता है, यहाँ पे जंक दिखाया आपको, right? जंक means that is it is very risky to put your investment. ये इन्वेस्टर्स को एक चेतावनी देता है कि आप आपका इन्वेस्टमेंट थोड़ा सोच समझ के करें, बिकॉज ये रिस्की हो सकता है। एंड व्हाट हाउ डज दिस credit rating agencies mainly give ratings? on what basis ये rating देते हैं? depending on the political factors। वहां पे law and order कैसा है, वहां पे policing system कैसे हैं, वहां पे क्या conflict होते रहता है, तो political यानी कि कितना stable है government। and the second criteria is with regard to economy, कितना बेहतर है इकोनॉमी इस कंट्री का। तो इस हिसाब से वी सी दैट these rating agencies are giving us the rating. So this was with regard to the rating, and then let's go to another economics related issue, that is with regard to India's external debt. External debt का मतलब क्या है? जो आप लेते हो from your foreign countries, right? जो आप लोन में लेते हो या जो आपको मिलता है फ्रॉम अदर फॉरेन सोर्सेस, नॉट फ्रॉम इंडिया। तो यहां पे हमको डेटा मिला है, यहां पे अगेन इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, दैट लोन्स, ओके, लोन्स जो हमको मिलते हैं दैट इज अ हाईएस्ट कंपोनेंट ऑफ डेट। ओके, लोन्स जो है ये लोन्स हमेशा दैट है, दे हैव मेंटेन्ड दैट स्टैंडर्ड दैट दे आर लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ एक्सटर्नल डेट 33.4%। इसके नीचे वी आल्सो हैव करेंसी डिपॉजिट्स, ट्रेड्स क्रेडिट advances and debt securities, which is the highest component of external debt, that is your loans। और अगर हम ये लोन्स की बात कर रहे हैं, ये कौन से रुपी डोमिनेटेड, कौन सी करेंसी डोमिनेटेड है? तो मेजर हमारे जो एक्सटर्नल डेट है ये यूएस डॉलर डोमिनेटेड है। तो बहुत सारे हमारे जो लोन्स हैं ये किस करेंसी में है? यूएस की करेंसी में है। सेकेंड पोजीशन में आता है अपना इंडियन रुपीज, सेकेंड पोजीशन में आता है इंडियन रुपीज। ठीक है, तो ये भी इस आर्टिकल में दिया गया है विद रिगार्ड टू द अदर करेंसीज। फिर आता है येन, यूरो एंड SDR ऑल्सो, दैट ऑल्सो इज देयर, बट दैट इज बिलो दिस। सो हाइएस्ट जो डोमिनेटेड अगर हम कहें विद रिगार्ड टू द करेंसी, इट इज द यूएस डॉलर डोमिनेटेड करेंसी। ठीक है, तो ये हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ डिस्कस किए हैं एक्सटर्नल डेट के बारे में। एंड वी हैव द लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे व्हिच इज विद रिगार्ड टू ICC। ICC का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड। बहुत बार हम कर चुके हैं इस आर्टिकल, बट देखते हैं अभी क्यों है न्यूज में। अभी न्यूज में इसीलिए है बिकॉज दे हैव इशूड अरेस्ट वारंट्स। किस पे अरेस्ट वारंट्स हैं? विद द रशियन आर्मी चीफ एंड द एक्स मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर के अगेंस्ट यहाँ पे अरेस्ट वारंट्स निकल के आए हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द ICC के कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, की फैक्ट्स। ICC का हेडक्वार्टर्स कहां पे है? इट इज इन हैग, नेदरलैंड्स। ये कब बना था, कैसे बना था? इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द रोम स्टैट्यूट इन 1998, राइट? 1998, 2002 की अगर हम बात करें, ये फोर्स में आया था। अपार्ट फ्रॉम दैट मेंबर्स कितने हैं? 123 कंट्रीज। इज इंडिया पार्ट ऑफ इट? नो, वी आर एन एक्सेप्शन। व्हिच आर द एक्सेप्शंस? यूएस, चाइना, रशिया, इंडिया। ये कंट्रीज इसका पार्ट नहीं है। तो अगर इसका पार्ट नहीं है तो ये कैसे इशू वारंट कर सकता है रशिया के आर्मी चीफ को? दैट इज बिकॉज वहां पे कंडीशंस है कि इधर वन कंट्री जहां पे प्रॉब्लम हुआ, जहां पे क्राइम हुआ, वो कंट्री शुड बी अ पार्ट ऑफ इट, दैट इज वन कंडीशन। और इट कुड बी जो जिसने साइन किया है, जो ICC का पार्ट है, राइट? इफ ही हैज डन अ क्राइम देन ही कैन बी ट्राइड अगेंस्ट द ICC। अगर जो वॉर क्राइम्स हुए हैं 2002 के बाद, जहां पे फोर्स में आया, अगर हुए हैं, देन दे कैन अगेन कम इन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट। सो दीज आर द कंडीशंस दैट आर देयर। तो यूक्रेन और रशिया के बीच में, रशिया तो पार्ट नहीं है, सो प्रोबेबली इट गोज टू से दैट यूक्रेन मस्ट हैव बीन अ मेंबर ऑफ दिस। Apart from this, we see what is the whole purpose of it. It means to investigate, prosecute, try individual of
जेनोसाइड, वॉर क्राइम्स, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, तो हमने देखा इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट में भी आईसीसी का जिक्र हुआ था। साउथ अफ्रीका जो इस पार्ट है, इसका पार्ट है, दैट हैड गॉन टू द आईसीसी, राइट। तो ऐसे हमने बहुत बार ये बॉडी के बारे में देखा है। सो दैट इज ऑल विद रिगार्ड टू टुडेज आर्टिकल। हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स देखे हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच द 20 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस टू इंश्योर कि जो भी आपने रिवाइज किया है, यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। थैंक यू।